नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल हूँ। मैं एक साइकाट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं नोएडा एवं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, बच्चों के साथ पेरेंट्स के इश्यूज सामने आए, ये बिल्कुल मदद की ज़रूरत है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि यहाँ तक बात पहुँचे ना और रिश्ते हमारे बच्चों के साथ शुरुआत से ही अच्छे रहें, तो शायद हम उस मोड़ तक ही नहीं आएंगे कि प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए और हम इश्यूज को सॉल्व करें। हम पहले प्रिवेंशन पे अगर ध्यान दें तो शायद बेहतर होगा। तो जैसे हर बीमारी का प्रिवेंशन है, हम कोविड के टाइम में हैं, कोविड के प्रिवेंशन की बात करते हैं कि कोविड हो ही ना, ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, आप मास्क लीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी रिश्ता बचपन से पहले दिन से बनाएं, रिश्ते की गहराई में जाएं, बच्चे के साथ बदलते समाज को देखते हुए है दोस्ती करें, रिश्ता उसी के अनुरूप बनाएं। आप किस क्षेत्र में हैं, आप अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, उसके अनुकूल अपना रिश्ता बनाएं, अपने सोसाइटी और कल्चर के अप्रोप्रिएटली। और इस तरह से सोच के बनाएं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के, कि ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये तो प्रिवेंशन की तरफ हो गया। अब इसमें लोग कहेंगे कि एक दिन के बच्चे के साथ रिश्ता कैसे बनाएं। तो देखिए, साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। पीडियाट्रिशियंस एक कॉन्सेप्ट देते हैं कैंगरू मदर केयर का, कि बच्चे के साथ मदर की बॉन्डिंग, यहाँ तक कि फादर की भी बॉन्डिंग बचपन से, नियोनेटल एक दिन के स्टेज से ही शुरू हो सकती है। अगर वो बच्चे को एक तरह का केयर दें, जिसे कैंगरू मदर केयर कहते हैं, जिसमें बच्चे को कपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के छाती से लगा के और बाहर से कपड़े लपेट के आराम से बैठते हैं, तो ये कैंगरू मदर केयर है। ये फादर भी कर सकते हैं। ये बॉन्डिंग का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके बाद रूमिंग इन आता है कि मदर और बच्चे को एक ही कमरे में रखें, अप्रोक्सीमेट रखें, पास में रखें। तो रिश्ता जो है, हमें किशोरावस्था का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि रिश्ता बच्चे के साथ पहले दिन से बनाया जा सकता है और ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे बात सीधे आती है रिलेशनशिप इश्यूज पर, कि बच्चे, माँ और पेरेंट्स और बच्चों में आजकल झगड़ा सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है रिलेशनशिप या पढ़ाई पर। तो पहले पढ़ाई पर होता था और अब रिलेशनशिप इश्यूज पर भी पहले होने लग गया है। तो भाई, आप उस वक्त जो है, जब रिश्ते खराब हो गए या ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब आप रिलेशनशिप्स की एजुकेशन दो। उससे पहले भी ये शुरू कर सकते हैं। 3 साल की उम्र में जेंडर आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, मेल फीमेल क्या होता है, क्या डिफरेंस है, बच्चा केपेबल होता है जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ तक कि कहते हैं 3 साल के बच्चे को आप थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट टच के बारे में भी समझा सकते हो, जैसे कि आपका बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ या इस तरह की बीभत्स चीज़ों का शिकार ना हो जाए। तो 3 साल के बच्चे को आप यहाँ तक ट्रेन कर सकते हो। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बच्चा बोलना अच्छे से शुरू करता है, तो आप बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना, अच्छा हेल्दी पीयर ग्रुप डेवलप करना, उसके लिए एनकरेज करना, वो भी ज़रूरी है। तो कई बार पेरेंट्स या तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बच्चे को घुलने मिलने नहीं देते दूसरे बच्चों से, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दूसरे बच्चों में घुसा देते हैं, अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन कम कर देते हैं। तो पेरेंटिंग भी कई तरीके की होती है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो 4 तरीके की पेरेंटिंग कॉमनली देखी गई है। एक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। इसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हो बच्चे के साथ, रूल्स सेट करते हो, लेकिन उन रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करते और बच्चे के साथ बहुत रिजिड रहते हो। दूसरी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, इसमें जो है आप रूल्स एक्सप्लेन करते हो, रूल्स सेट करते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक से देते हो, उनका जस्टिफिकेशन देते हो और कंसिस्टेंट रहते हो रूल्स को फॉलो करने में, अप्लाई करने में। ये अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से रेकमेंडेड तरीका है। हालांकि हर तरीके के अपने प्रोज कॉन्स हैं और आप चूज कर सकते हो टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तीसरी पेरेंटिंग आती है परमिसिव, कि आपने बच्चे को रूल्स सेट तो करे लेकिन कोई फॉलो करने की का प्रेशर नहीं डाला और पूरी खुली छूट दे दी शुरू से। तो ये परमिसिव है। इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे हम सोच सकते हैं बच्चा रूल्स फॉलो करना नहीं सीखेगा, सही गलत का कई बार डिफरेंस नहीं सीख पाता। और चौथी पेरेंटिंग आती है अनइन्वॉल्व, यानी कि इनडिफरेंट, की आपको बच्चे से फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी, इसके भी कॉन्स तो हैं कि अनहेल्दी है। इनडिफरेंस इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इनडिफरेंस
काफ़ी ख़राब मानते हैं। तो इन सब में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को आजकल रेकमेंडेड है, हालांकि बाकी पेरेंटिंग टेक्निक्स के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये हम थ्रू आउट जो बच्चे का चाइल्डहुड है, ये हम अलग अलग लेवल पर एज के हिसाब से इसके रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, तरीका डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन 4 अप्रोचेस में चूज करके फॉलो कर सकते हैं। अब किशोरावस्था में बात आती है, तो किशोरावस्था में हम सेक्सुअल प्रॉब्लम से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात करनी चाहिए। बच्चियों की मेंसेस शुरू होने से पहले उसके बारे में उनको बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे एकदम से घबराए ना, शर्मिंदगी में ना जाएं। कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको लगता है उनको कोई गंभीर रोग है। एक बच्ची ने कभी एक केस ऐसा भी था कि बच्ची ने सोचा कि उसे कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि खून आने का मतलब कैंसर होता है। तो इस तरह के भी केसेस सामने आते हैं। तो अगर हम बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पहले से प्राइम करें, टीच करें, तो फिर बेटर रहेगा। अब देखिए, बच्चियों को हम टीच कर रहे हैं स्कूल में, जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं कि लड़कियां तो अब संभल गई, लड़कियों के पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी अब काफ़ी अच्छे से निभाने लग गए हैं, पढ़ा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बढ़िया चल रहा है, पेरेंट्स जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भ्रूण हत्या कम हो गई हैं, जेंडर डिफरेंसेस कम हो गए हैं और एजुकेशन बढ़िया है। बट क्या वो लड़की जो अपने घर में तो उसे पूरी इक्वालिटी मिली है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, क्या जो स्कूल में बॉयज़ हैं उनको इस बारे में नॉलेज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में? वो कहीं लड़कियों की अगर स्कर्ट पे धब्बे देखते हैं तो मजाक तो नहीं उड़ाते स्कूल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उन लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए आहत हो सकता है। तो हमें लड़कों को भी अब सिखाने समझाने की ज़रूरत है, और जिम्मा सिर्फ लड़कियों के पेरेंट्स का नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा संभालो बेटा सिखाओ भी अब कायदे में शुरू होना चाहिए। और उनकी भी पेरेंटिंग सेंसिटिवली, कि दूसरे जेंडर फीमेल्स के लिए बचपन से, ये शादी के बाद नहीं शुरू करना, ये बचपन से शुरू करना है कि फीमेल जेंडर के लिए सेंसिटिव रहें। बहन हो या बाहर बिना पराई लड़की हो, आपके स्कूल में कोई आपसे अनरिलेटेड लड़की हो, आप रिस्पेक्ट कर पाएँ उसके डेवलपमेंट की, सेक्सुअल डेवलपमेंट की। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें दिखाते हैं, पिक्चरों तक में दिखाते हैं कि स्कूल में बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के ब्रेस्ट छोटे हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के बड़े हैं तो उसका जोक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके सेंसिटिविटी टीचर्स पेरेंट्स सब के लिए ज़रूरी है, बच्चों लड़कों पे भी फोकस करना है। इसके बाद में धीरे धीरे अब प्यूबर्टी जब आती है, एजेस थोड़ी फ़र्क है। ये माना जाता है कि लड़कियों में प्यूबर्टी थोड़ी सी 1 आध साल पहले आती है और लड़कों में 1-2 साल बाद आती है करीब। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर करें दोनों को प्यूबर्टी के लिए, जिससे कि वो उनके लिए ऑकवर्ड फेस ना बन जाए, वो एक उस चीज़ को ग्रेसफुली हैंडल कर पाएँ। और ये नेचुरल है, प्यूबर्टी भगवान ने हमारे सिस्टम में दी है, ये हमें आगे की ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करता है। तो हमारे पेरेंट्स का, समाज का, स्कूल कल्चर का, सोसाइटी का इसके लिए क्या रिएक्शन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी से गुजरते बच्चों को बॉडी इश्यूज़ आ सकते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज़ आ सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं। मान लीजिए चश्मा है, ब्रेसेस हैं, तो उन चीज़ों को लेके कई बार बच्चे दूसरे जेंडर के सामने इन्फीरियर फील करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हमें उनका कॉन्फिडेंस असेस करना, जज करना, आई थिंक ये एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए पूरा, कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, मॉनिटर करें और प्यूबर्टी में पूरा साथ दें। और ऐसे धीरे धीरे जब अडल्ट्स बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आती है, और अगर हम साथ रहेंगे तो उनको रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बना पाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो अमेंड हो चुका है। अब पहले था कि 18 से नीचे आप बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करोगे कोर्ट में, लेकिन अब अमेंडमेंट ये है कि 16 से 18 के बीच में भी बच्चे को आप अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हो किसी गलत काम के लिए। तो इसलिए सावधान रहें, आपका बच्चा जो है 16 से 18 साल की उम्र में भी अडल्ट्स की तरह अपने क्राइम के लिए जिम्मेदार हो सकता है, उसे हो सकता है सज़ा काटनी पड़े। तो वहाँ तक ना जाए, नौबत ना जाए, तो इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और लीगल जिम्मेदारी की अगर मैं आखिरी बात करूँ तो 7 साल से 12 साल तक इंडिया में प्रोविज़न है कि बच्चे की लीगल जिम्मेदारी हो सकती है। 7 साल से छोटे बच्चे को हम कहते हैं वो अपने एक्शंस के लिए लीगली जिम्मेदार नहीं है, 12 साल के ऊपर लीगली जिम्मेदार है।
और उसमें कहीं कहीं पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी को अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा अटैक करता है, खराब करता है या डिस्ट्रॉय करता है तो पनिशमेंट भी है। 7 से 12 साल में कल्पेबिलिटी है, बट वो कोर्ट पर डिसाइड करता है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे में अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझने की क्षमता थी, तो वो पूरी तरह से अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार है और पनिशेबल है। तो ये अभी कुछ हाल में ही हमने बच्चों के क्राइम की बात भी सुनी थी, तो उससे भी संबंधित रखता है। तो इन सारे व्यूज़ में बच्चे की पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की। और आप सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, लीगली भी शायद जवाब देनी आपकी बनती है अगर आप अपने बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं करते हैं।